चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 10th का आप लोग का भूगोल है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, हर पॉइंट को आप लोग बहुत बढ़िया समझिएगा और ये पूरा अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी नंबर इधर उधर होने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी क्या हूं? एक संसाधन हूं। ठीक है, आप जिस माध्यम से देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, वो भी क्या आपके लिए एक संसाधन है। यानी जरूरत की चीज जो आपको आवश्यकता पड़ती है वह सभी क्या कहलाती है? संसाधन। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। जैसे आपका वन, जल, पशु पक्षी, कलम, टेबल, मोबाइल, जितना भी चीजें, ये सब क्या है? संसाधन। यानी जो आपके काम में आए, वो जितना भी चीज है दुनिया में, वो सब क्या एक प्रकार से संसाधन है। ठीक है, जैसे मारकर आपका बाल, आपका नाक, यानी जो भी चीज है वो क्या आपकी आवश्यकता की जितनी भी चीज है वो क्या कहलाएगी? आपकी संसाधन। एक महान हमारे अर्थशास्त्र भूगोल शास्त्री थे जिम्मरमैन, उन्होंने कहा संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। सही बात है। देखिए जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ती जाती है, संसाधन का विकास लोग करते जाते हैं, है ना। पहले आपको पता होगा कीपैड फोन था, तो यूट्यूब, फेसबुक कुछ नहीं। धीरे धीरे कीपैड से बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल बना, फिर थोड़ा सा उसमें भी कीपैड था, फिर उसके बाद क्या हो गया? पूरा स्क्रीन ही बन गया, उसी पे डायल पैड आ गया, है ना। तो इस तरह से संसाधन क्या है, जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ती है तो वैसे वैसे संसाधनों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज है, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ठीक है, आगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर दूसरा, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, संसाधन होते नहीं, बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन। याद रखिएगा, संसाधन किसे कहते हैं? जितनी भी चीज दुनिया में जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है वह सब संसाधन कहलाती है। ये किसी की भी आवश्यकता हो, ठीक है, बस आवश्यकता को पूरी करना वहां पे काम हो जाता है। ठीक है, और भी इसका डिटेल में है जो भी है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं आपका, एक जैव और एक अजैव होता है। ठीक है, एक जैव संसाधन और एक अजैव। तो अजैव जैव समझते हैं ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो होती है वो जैव मंडल से होते हैं, और ये कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। यानी जो जैव मंडल में पाए जाते हैं, जितने भी जीव हो गए वह क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। जितने भी जीव है वह जैव संसाधन, जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि। ठीक है, आगे अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ऐसे संसाधन क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, जैसे खनिज, धातु, चट्टाने, मार्कर, पेन, पेंसिल। ठीक है, यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वह आपकी किसमें आ जाएंगी? अजैव संसाधन में। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 नंबर उपयोगिता के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, जल, विद्युत, अन्य प्राणी। नवीकरणीय का मतलब अगर खत्म भी हो गया तो उसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब नए से हम दोबारा उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा, नवीकरणीय संसाधन। सौर, धूप क्या कभी खत्म होगा? नहीं होगा, तो कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए इसका अगला देख लेते हैं। दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन, यानी जो भैया जिसका भंडार क्या हो? सीमित हो, और एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा उसके बनने की संभावना है, पर बन नहीं सकता, ये कह नहीं सकते, संभावना है। ठीक है, जैसे ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और एवं इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में आपका जीवाश्म ईंधन जो भी है। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आ जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, याद रखिएगा, और प्राकृतिक गैस। तो ये सभी आ जाएंगे। और नवीकरणीय संसाधन, यहां से आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय से 2 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो नवीकरणीय का मतलब समझ गए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। और आपका अनवीकरणीय में आ जाता है जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन की बात करें तो उसमें 3 चीज आता है आपका, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक, तीसरे नंबर की बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर
संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। बस थोड़ा थोड़ा सा है, जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। और मैंने उतना ही पॉइंट आप लोग के लिए है जो आपके लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम बेस पर होंगे आपके, ठीक है। पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? जो किसी व्यक्ति का हो, खास हो यानी निजी हो, वो क्या कहलाएगा आपका? व्यक्तिगत संसाधन। यानी वैसे संसाधन जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता हो, यानी अपना अधिकार रखता हो कि यह चीज मेरा है, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे में आपका घर हो गया, साइकिल हो गया, मोटर कार हो गया, जो भी चीजें हो जाए, ठीक है। ये मार्कर, ये मेरा मार्कर है, यानी ये मेरे लिए क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, यानी इसका कहने का है कि वैसे संसाधन जो समुदाय मतलब 5 लोग 10 लोग के लिए मतलब यूज के लिए वो संसाधन है। जैसे आपका इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मंदिर हो गया, है ना, पार्क हो गया। तो ये सब क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे खेल का मैदान हो गया, अस्पताल हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तीसरा नंबर कहता है राष्ट्रीय संसाधन, यानी इसका मतलब आप जैसे रहते हैं, बिहार राज्य हो गया, ये किस में आ गया? भारत राष्ट्र में आ गया, है ना। तो यानी इसी चीज का संसाधन जो राष्ट्र का संसाधन है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आइए, किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। जैसे तट से 19.2 किलोमीटर तक दूरी तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी समुद्री तट की अगर बात करें, वहां से 19.2 किलोमीटर तक वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? वन आ जाएंगे, नदियां हो जाएंगी, है ना, जिसपे राष्ट्र का नियंत्रण हो। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी भैया बाहर के जितने विदेश हैं उनका वहां पे स्वामित्व हो। यानी समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद पाए जाने वाला जो भी संसाधन है, एवं ऐसे संसाधन का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के द्वारा होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई संसाधन मिला समुद्र के उधर 200 किलोमीटर के बाद, अगर आपको उसको उपयोग करना है या उपभोग करना है, तो उसके लिए आपको एक समिति बना के बैठक करनी पड़ेगी। सभी अंतरराष्ट्रीय आएंगे, वहां पे जो भी है देश विदेश के लोग, अब वहां पे सहमति होगी, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना खास नहीं है दोनों, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। चलिए अगला है आप लोग का चौथा नंबर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के प्रकार। सबसे पहला है संभावी संसाधन, यानी जो संसाधन भविष्य में उपयोग किए जाने वाले हैं और जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। मतलब संभव है कि आगे उसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। संभावी का मतलब संभव है, अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ पर आगे उसका उपयोग हो सकता है। जैसे में आपका सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पवन ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब कैसे संसाधन कहलाएंगे? संभावी संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। कैसे संसाधन? संभावी संसाधन। चलिए, तो विकास की स्थिति में पहला हो गया, अगला देखते हैं। दूसरा हमारा विकसित संसाधन, यानी जिस संसाधन के विकास की तकनीक मालूम हो पर अभी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जिसकी तकनीक हमें मालूम है और उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे में आपका हो जाएगा कोयला, ये विकसित संसाधन के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद है भंडार संसाधन, यानी जिस संसाधन की तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तकनीक के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी कि भैया वो चीज तो है पर तकनीक की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो वैसे में जैसे जल किससे बनता है? H2O से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, पर इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। बनता है इस तरह से पर इसका निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका भंडार संसाधन, यानी आने वाले समय में इससे काम हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथा, संचित कोष संसाधन, जिस संसाधन के उपयोग की तकनीक पता हो परंतु वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे में आपका नदी जल, भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में इसका प्रयोग क्या है? सीमित है। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आप लोग का संसाधन का जितना भी मतलब भाई बहन था सब खत्म हो गया। आगे बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहा जाता है, ठीक है। यानी संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन का सही तरीके से या विवेकपूर्ण प्रयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। आगे बात करते हैं किसी संगठन या व्यवसाय में संसाधनों की पहचान, उसका अनुमान लगाना और आवंटन करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी संगठन में भैया संसाधन मिला, उसकी पहचान कीजिए,
उसका अनुमान लगाइए और उसको आवंटन कीजिए, वो भी आपका संसाधन नियोजन में आता है। इसका मकसद संसाधनों का सही इस्तेमाल करने से होता है। संसाधन नियोजन का एक ही मतलब होता है कि भाई इसका जो सिस्टम है या इसका जो उपयोग है वो एकदम सही तरीके से हो। ठीक है, आगे बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो आपका संरक्षण ही कहलाता है। अब जैसे सीधा एग्जांपल मान लेते हैं, आपने बाल्टी में पानी भरा, पानी को आपने बाहर खुले में रख दिया, झांपा वापा कुछ नहीं। अब पानी तो मान लीजिए एक प्रकार से संसाधन है, पर अगर वो पानी बाहर रहा, खुले में रहा और गंदा हो गया मान लीजिए, तो क्या आप उस पानी को पीजिएगा? कभी नहीं पीजिएगा। तो वो संसाधन क्या हो गया? आपके लिए वेस्ट हो गया, है ना। तो क्या इसमें विवेकपूर्ण या सही तरीके से संसाधन को हमने रखा? नहीं रखा। अगर हम उसको झांप के अच्छी तरीके से रख देते तो वो संसाधन हमारे लिए काम में आता। तो यही चीज कहलाता है आपका संरक्षण करना। ठीक है, आगे बात करते हैं संरक्षण हेतु विचार। एक महान हमारे नेताजी थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इन्होंने एक बात कही थी, कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, है ना। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला विचार देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान किनका था? मेधा पाटेकर का था। ठीक है, एक नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव, एकदम बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, आप लोग का इसी में टोटल क्वेश्चन आंसर और सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो जो में किया गया था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण कार्यक्रम 21, जैव विविधता एवं रियो घोषणा पत्र समझौता किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में कहाँ में हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे, आपका अगर डाउट क्लियर है तो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, याद रखिएगा। आगे है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, 23 से 27 जून 1997 में हुआ था। ये हुआ 92 में, 5 साल बाद हो गया आपका 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पहला रियो डी जेनेरो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1995 रियो डी जेनेरो में, 1992 रियो डी जेनेरो में, 3 से 14 जून 1992। ज्यादातर आपसे ईस्वी पूछेगा क्योंकि डेट जो है थोड़ा लगभग में है ना, 3 से 14 है, तो याद रखिएगा ईस्वी कब? 1992। हर 5 साल में पृथ्वी सम्मेलन बढ़ा दीजिए, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 92 से 97। ठीक है, और दूसरा आपका पृथ्वी सम्मेलन 1997 हुआ, जो कि कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। +5 सम्मेलन किसे कहते हैं? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5, ठीक है, +5 सम्मेलन कहते हैं। यानी दोनों का पूछेगा तो कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। चलिए, तो दोनों समझ गए आप लोग। आगे बात करते हैं क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या आप ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका? विश्व पर्यावरण सम्मेलन। एक और नाम की बात करें तो ग्रीन हाउस सम्मेलन। कहाँ हुआ था? ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो मतलब पूरे विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। कितने देश शामिल हुए थे? 159। ठीक है, 159। कहाँ में? जापान में। ठीक है, जापान का ये आपका नगर है क्योटो। ठीक है, वहां पे इसका सम्मेलन हुआ था और इसी को क्योटो सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग का तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। ठीक है, अभी तक 3 ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। पहला आपका 1992, याद रखिएगा, 1992 रियो डी जेनेरो में।
द्वितीय आपका यानी दूसरा 1997 में कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ था, और इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं दूसरे को। और तीसरा हुआ आपका 2002 में, कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा आपका चैप्टर। तो चैप्टर आप लोग समझ गए, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं ताकि पूरा चीज ही आपका क्लियर हो जाए आज। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी आपने अगर पूरा देखा होगा तो फटाक से ना आपका आंसर आ जाना चाहिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्यों? जीवाश्म ईंधन। और नवीकरणीय संसाधन में कौन आता है? जीवाश्म ईंधन आता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये क्या हो जाएगा? कोयला क्या है? और नवीकरणीय। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोग को कहीं से नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये आपको बताना है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो क्या हो जाएगा? मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है और चक्रीय है? क्या हो जाएगा आप लोग का कमेंट कीजिए। तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, यानी एक बार खत्म हो गया, खत्म तो होगा नहीं, दोबारा हम इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगला है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो मैंने आप लोग को बताया था कितना हो जाता है, 200 nm हो जाएगा। ठीक है, 200 कहां से हो जाएगा, 200 mn के बाद अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियमित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो संसाधनों के अनियोजित की नियोजित। ठीक है, तो किससे हो जाएगा? संसाधन के अनियोजित विदोहन से हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से डाकुओं का संबंध है अर्थव्यवस्था पर। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लघु प्रश्न उत्तरीय की। पहला, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। आपने पहले देख लिया संसाधन किसे कहते हैं ना, तो पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है तथा जिसको बनने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, जैसे वन, जल, पशु, पक्षी, पेन, टेबल आदि। ये क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संभवी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। संभवी संसाधन, जो संसाधन भविष्य में उपयोग किए जाने वाले हैं और जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, गुजरात में पवन ऊर्जा आदि। तो ये आपका संभवी संसाधन हो गया। संचित कोश संसाधन, जिस संसाधन के उपयोग की तकनीक पता हो परंतु वर्तमान में उपयोग नहीं हो पा रहा है, जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं और वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है। तो ये हो गया आपका अंतर स्पष्ट, संभवी और संचित कोश संसाधन। ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न उत्तर है तो मैंने तो आप लोग को उसमें बता ही दिया किस तरह से, आपको याद मैंने भी करा दिया। तो प्रश्न उत्तर है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा आराम से। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। विश्व स्तर पर संसाधनों का वितरण काफी विषम है। किसी प्रदेश में संसाधन विशेष की अधिकता है तो दूसरे प्रदेश में इसकी कमी होती है, जबकि देश के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। विकास के नाम पर मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अनियोजित उपयोग किया है, जिसके कारण संसाधन क्या है, परिणाम स्वरूप कई पर्यावरणीय समस्याएं उभरने लगी है। ठीक है, साथ ही कई संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए भविष्य में विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है और जरूरी के साथ उपयोगी भी है भैया संसाधन का संरक्षण करना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में स्पष्ट कीजिए। प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थ का उपयोग में लाना कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले किसी पदार्थ का उपयोग जानना जरूरी होता है। ठीक है, फिर उस पदार्थ की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। आवश्यकता में वृद्धि के अलावा तकनीक ज्ञान में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिज संसाधन का रूप तभी ले पाया है जब उसके उपयोग की तकनीक विकसित कर ली गई है। गिरते हुए जल से विद्युत पैदा करने की तकनीक विकसित होने के बाद ही जल संसाधन के महत्व में वृद्धि आई है, अन्यथा
यह यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता था। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये स्पष्ट कर रहा है, देखिए भाव समझिएगा तो आंसर खुद ब खुद कीजिएगा। संसाधन निर्माण हुआ, ठीक है, तकनीक के कारण। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका रही, कैसे हुई? आपको ये पता है कि भाई पानी इतना दिन से गिर रहा था, है ना, पृथ्वी के नीचे खनिज था, पर इसका सही से उपयोग किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे खनिज को निकाला गया, उससे सोना, चांदी, अभ्रक, बहुत सारे चीज बनाए गए। तो उस संसाधन का तकनीक के साथ क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक उसी तरह पानी, नदी में पानी बह रहा है, इतने दिन से बह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ भैया, उसमें तकनीक लगाया गया, भाई पानी बह रहा है, इससे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो वही चीजें तकनीक के साथ संसाधन का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, देखिए उपभोगवादी सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के दौर में मानव द्वारा संसाधनों का अतिदोहन किया गया। ठीक है, यानी अभी अगर देखा जाए तो एकदम जैसे तैसे संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, दोहन हो गया बहुत ज्यादा। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण 1960 में कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। इतना ज्यादा इसका दोहन हुआ कि आपके यूरोपीय देश और अमेरिका में इसके दुष्प्रभाव, यानी इसके जो प्रभाव थे उस सामने आने लगे। इसी बीच 1968 में, ठीक है, 1968 में दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक एहरलिन की प्रकाशित हुई तथा 1972 ईस्वी में द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक के प्रकाशन से पर्यावरण विदों का ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक है, यानी भैया संस्कृति में कैसे हम लोग को संसाधन को बचाना है, कैसे उसको सतत यानी प्रक्रिया दर प्रक्रिया हमको विकास की ओर लेके जाना है। ठीक है, चलिए तो ये था आप लोग का, इसमें और भी है आप लोग का क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है, तो आगे इधर देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए इसमें सतत विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान में विकास करने पर बल दिया गया है। यही कारण है कि विश्व स्तर पर आज सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, और भारत और बिहार के संदर्भ में सतत विकास के लिए कई सुझाव दिए जाने लगे। ठीक है, जैसे सतत विकास के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना जरूरी है, जिसके लिए संसाधनों का नियोजन भी आवश्यक है। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश को संतुलित आर्थिक विकास संभव हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न 2, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो आपको पता है स्वामित्व के आधार पर क्या प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, जैसे घर, साइकिल आदि। दूसरा सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे खेल का मैदान, अस्पताल, सार्वजनिक पार्क आदि। ठीक है, चलिए 2 और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, यानी किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है एवं तट रेखा से 19.2 किलोमीटर दूरी तक पाए जाने वाला संसाधन जो होता है वो आपका राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद पाए जाने वाला संसाधन एवं ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किया जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर खत्म। अब इसके 5 खंड है, 5 खंड के बारे में देखेंगे, पूरा भूगोल आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, नोट्स अब प्लस में आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जो भी क्लास 10th में भी दोस्त हैं, जानकारी भी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जनरल कंपटीशन में भी आप तैयारी कर सकते हैं इसको देख के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।